मैं ऋषभ आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से एक इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं और वो जो इंटेंसिटी का डेरिवेशन होता है उसको हम जैसे हाई रिजोल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस को देखना होता है, हाइपर फाइन स्पेक्ट्रल लाइन का जो एक्सपेरिमेंट होता है एटॉमिक फिजिक्स में, उसमें हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। ये हाई रिजोल्विंग पावर है, अच्छी फाइन स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसका यूज होता है। इस आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम इसके लिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कैसा है, ये वर्क कैसे करता है और कैसे इसका हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। बिना विलंब किए, हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए बिना विलंब किए मैं शुरू करता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर एक हाई रिजोल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला नोट हम ये लिख लेते हैं, इट इज हाई रिजोल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। देखिए, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस का मतलब ये है, हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो अगर मीडियम में दो या दो से अधिक वेव फ्रंट मीडियम में आगे बढ़ते हैं, अगर वो किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सभी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सभी वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो उसमें हम किसी एक जो हमारा रिजल्टेंट वेव है उसका हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड की सहायता से इंटेंसिटी, जो कि हम जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन में फिगर से हम सब कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले दो पैरेलल ग्लास प्लेट, सिंपली ये देखिए, जरा सा इसको समझिए, दो पैरेलल ग्लास प्लेट हैं। सपोज करो ये ए ग्लास प्लेट और ये बी ग्लास प्लेट। इसका जो इनका इंटरनल पार्ट है उसको हम सिल्वर से पॉलिश कर लेते हैं। ये हाईली पॉलिश्ड पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ओके, सिल्वर पॉलिश्ड। ठीक है जी। और फिर ये मान लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इस सारे एक्सपेरिमेंट के बीच से होकर जाने वाली लाइन, ये हम इसको बोल सकते हैं। माना है प्रिंसिपल एक्सिस है और हम दो लेंस का इसमें यूज करते हैं। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। लेंस एक्चुअली दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट बीम को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर मिलाने की टेंडेंसी रखता है, और एक होता है कॉनकेव लेंस जो लाइट बीम को फैलाने की टेंडेंसी रखता है। तो हम यहाँ लाइट बीम को फोकस करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, और इनको बोल सकते हैं हम पैरेलल ग्लास प्लेट्स, सिंपल ग्लास प्लेट्स। ओके, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है। अब हमारे पास मान लिया एक ब्रॉड लाइट सोर्स हो, लाइट सोर्स में जो लाइट को जनरेट करता है, वो यहाँ पर रखा हुआ है माना। क्योंकि हम यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो लाइट सोर्स है उससे निकलने वाली लाइट जो है वो मीडियम में वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और वेव फ्रंट का जो प्रिंसिपल दिया था वो हमें हाइगन्स ने दिया था।
तो हम यहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव फ्रंट की बात करते हैं। और ये सामने एक स्क्रीन है जहां पर ये लाइट फोकस होगी और यहाँ पर हम इसका इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर इस वेव फ्रंट के किसी एक बिंदु से सेकेंडरी वेवलेट को आप जानते होंगे कि वेव फ्रंट का हर एक बिंदु एक नया सोर्स जनरेट करता है, एक नए सोर्स की भांति कार्य करता है, इसीलिए उसको सेकेंडरी सोर्स को हम वेवलेट बोलते हैं। तो अगर इस वेव फ्रंट के किसी एक बिंदु से, माना ये सोर्स है S1 और ये स्क्रीन है S2, तो इस वेव फ्रंट के इस सोर्स के, ये जो हमारा लाइट सोर्स है ब्रॉड लाइट सोर्स, ब्रॉड लाइट सोर्स, ठीक है जी। तो ब्रॉड लाइट सोर्स के अगर किसी बिंदु से कोई वेव फ्रंट मीडियम में चलता है और वो लेंस की सहायता से फोकस होकर इस लाइट बीम पर, इस ग्लास प्लेट के ऊपर जाकर टकराता है और यहां से ये इसको क्रॉस करता हुआ और इस बिंदु पर पहुंच जाता है। अब चूंकि ये ग्लास प्लेट है तो यहाँ पर दो तरह की फिनोमिना होंगी, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। सो इसका कुछ पार्ट तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, जिसको हम कहेंगे कि वो इस तरीके से निकल जाता है, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से एक पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा, ओके, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होगा। जी, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जब ये यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ से इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के साथ हमको इस तरह की पैरेलल लाइट बीम प्राप्त हुई। अब ये कोहेरेंट सोर्स का काम करता है, क्योंकि दो लाइट सोर्स हैं, अगर ये सेम फेज की हो और सेम वेवलेंथ सेम इंटेंसिटी की हो तो ये कोहेरेंट सोर्स के जैसे काम करती है और ये इंटरफियर करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगे। यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और चूंकि ये प्लेन ग्लास प्लेट है, हमने जब इंटरफेरेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने थिन फिल्म की बात करी थी और वहां से ट्रांसमिट लाइट और रिफ्लेक्शन लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस जनरेट होता है उसकी बात करी थी। तो इसमें ये मल्टीपल इंटरफेरेंस की सहायता से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की सहायता से हम यहाँ पर इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगे। तो अगर ये यहाँ से, क्योंकि ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये इन लाइट बीम को फोकस करके किसी एक बिंदु पर इस स्क्रीन पर फोकस कराएगा। तो माना ये इस स्क्रीन के इस बिंदु पर जाकर फोकस होकर मिल जाती हैं। इसी तरीके से अगर ये वेव फ्रंट, ये वेवलेट किसी और बिंदु से आ रहा होता, माना इस बिंदु से चला हुआ होता, तो ये रिफ्लेक्शन करके और यहाँ पर जाकर फोकस होता। तो मीन्स हमको कुछ इस तरह का पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो ये हमारा फेब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर है। अब ये वर्क कैसे करता है और हम इससे इंटेंसिटी और डेरिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी मेन आज का मुद्दा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। अब मान लिया, इसके लिए मैं एक नई कंस्ट्रक्शन तैयार करता हूं। माना ये देखिए आप कि अगर ये जो, अब हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और वहां से ये डिफरेंट वेव कैसे है। तो माना ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2 है, पैरेलल ग्लास प्लेट, यही ये प्लेट है। और अगर इसके किसी एक पॉइंट पर, सपोज करो ये इसका नॉर्मल है, इसके किसी पॉइंट पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है जो कि एंगल ऑफ थीटा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो अब इस पॉइंट पर दो तरह की फिनोमिना होंगी, एक पार्ट उसका, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो मान लें ये रिफ्लेक्ट पार्ट है और ये ट्रांसमिट, सॉरी रिफ्लेक्ट, तो ये पार्ट है उसका रिफ्लेक्ट और ये पार्ट है उसका रिफ्रैक्ट। अब इस पॉइंट पर जाकर अगर ये इसका नॉर्मल है
तो यहाँ पर भी दो फिनोमिना होंगी, एक तो इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसका कुछ पार्ट तो इसके पैरेलल चला जाएगा और कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर इसका कुछ पार्ट, और ये प्रक्रम इसमें जब तक थिक फिल्म है तब तक चलता रहेगा। तो ये जो पैरेलल लाइट बीम है इनको ट्रांसमिट लाइट बोलते हैं। माने ट्रांसमिट लाइट T1, T2, T3, ये सॉरी ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो ट्रांसमिट लाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये वही ट्रांसमिट लाइट है। अब सपोज करो कि जो ये इंसिडेंट लाइट बीम है उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a e टू द पावर i ओमेगा t है, इंसिडेंट लाइट बीम। इंसिडेंट बीम, ये इंसिडेंट लाइट बोल सकते हो। सो a इज द एम्पलीट्यूड, ओके, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम पीरियड। और जब ये पार्ट इसका जो रिफ्लेक्ट होता है, मान लिया कि T and R are the fraction of transmission and reflection। ठीक है जी, मान लिया T और R जो है फ्रैक्शन है ट्रांसमिशन के और रिफ्लेक्शन के, और एक ट्रांसमिशन में इसके अगर अंडर रूट टी पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये ट्रांसमिट है, और अगर ये भी ट्रांसमिट पार्ट है तो यहाँ भी अंडर रूट टी फ्रैक्शन उसका इंट्रोड्यूस हो जाता है, मान लिया। और ये पार्ट रिफ्लेक्टेड है तो इसमें मान लिया इसके अंडर रूट आर पार्ट मीन्स ये फ्रैक्शन इसका इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इसमें फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये अंडर रूट आर, ये अंडर रूट टी, ये अंडर रूट आर, इस तरीके से ये क्रम इसमें चलता रहता है। तो अगर मैं ट्रांसमिट लाइट, इसका नाम रखता हूं मैं A1 B1, A2 और B2, A3 और B3, ठीक है जी, ये T1 T2 T3। तो अगर मैं B1 T1 के लिए बात करता हूं तो B1 T1 का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो, चूंकि एक एम्पलीट्यूड जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो A है, और अंडर रूट टी पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड यहां से इंट्रोड्यूस होगा और अंडर रूट टी पार्ट यहां से इंट्रोड्यूस होगा। तो B1 T1 के लिए अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी, तो इसका एम्पलीट्यूड 80 होगा। अब जो दूसरी इसके पैरेलल ट्रांसमिट लाइन है B2 T2, उसमें जो पार्ट इंट्रोड्यूस होगा वो आप जरा ध्यान से देखिए कि इसने जो यहां पर पहुंचने से पहले जो इसने पाथ ट्रेवल किया वो A1 B1 A2 B2, तो अंडर रूट टी, अंडर रूट आर, अंडर रूट टी, अंडर रूट आर और अंडर रूट टी। तो ये क्या हुआ, A जो कि इंसिडेंट बीम का था, और अंडर रूट टी और अंडर रूट टी ये वाला, ये तो इसमें नहीं होगा, तो अंडर रूट टी टी हो जाएगा, और अंडर रूट आर आर हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये B2 और T2 के लिए है। अब इसी तरीके से अगर मैं B3 और T3 के लिए बात करता हूं, B3 और T3, तो AT जो कि अंडर रूट टी और अंडर रूट टी, अब जिसके बीच में 1 2 3 और 4 बार अंडर रूट आर है, इसीलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से चूंकि इसमें हम अगर इस वेव के लिए इस जो इंसिडेंट वेव थी उसका वेव इक्वेशन थी a e टू द पावर i ओमेगा t, तो जो पार्ट ये यहां से रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट हुई है तो इसके लिए भी ये पैरेलल लाइट है, तो इसका भी वेव जो है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं b1 t1 के लिए इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a t e टू द पावर i ओमेगा t, y2 के लिए लिखता हूं मैं तो a t r e टू द पावर i ओमेगा t माइनस डेल्टा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फेज इंट्रोड्यूस हो जाता है इस वजह से। अब अगर मैं y3 के लिए लिखता हूं a t r स्क्वायर e टू द पावर i ओमेगा t माइनस 2 डेल्टा। सो ये मैंने इक्वेशन यहां से ट्रांसमिट लाइट के लिए बना लिए।
अब देखना ये है कि जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा। आप इसको एक बार नोट कीजिए और रफ करके मैं स्पेस करके शुरू करता हूं। सो अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, रिजल्टेंट तो वो यहीं से देख सकते हैं y1 y2 y3 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड 80, यहाँ 80r और यहाँ 80r² और एक्स्ट्रा फेज को भी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सपोज करो मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ, a = 80 प्लस 80r e⁻⁻ I डेल्टा प्लस 80r² I2 डेल्टा प्लस 80r³ e⁻⁻I3 डेल्टा, इस तरीके से होता रहेगा। अब मैं इसमें अगर 80 कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस r e⁻⁻I डेल्टा प्लस r² e⁻⁻I2 डेल्टा डेल्टा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक सीरीज बन गई है और इसके लिए हम जानते हैं इनफाइनाइट टर्म के लिए जो हम सम कैलकुलेट करते थे वो 80 = 1/1 - r, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल सीरीज के लिए। तो 1/1 - r की जगह आप लिख सकते हो, r की जगह जो इनका, क्योंकि r मीन्स थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म तो r² e⁻⁻I2 डेल्टा ओवर r e⁻⁻I डेल्टा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो आता है r e⁻⁻I डेल्टा। तो ये इसका रेशो, तो r e⁻⁻I डेल्टा 80। ओके, तो इसका आंसर हटा सकता हूँ। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास ये, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। सो A = अब मैं अगर इसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड निकालता हूँ तो -I डेल्टा की जगह +I डेल्टा हो जाएगा। तो 80 1/1 - r e⁻I डेल्टा। सो हम जानते हैं इंटेंसिटी = एम्पलीट्यूड स्टार इंटू एम्पलीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो I = a²t² 1/1 - r e⁻⁻I डेल्टा 1 - r e⁻I डेल्टा। सो I = a²t², इसको सोल्व करने पर आप देखते हो 1/1 × 1 माइनस, तो -r कॉमन लेकर e⁻I डेल्टा प्लस e⁻⁻I डेल्टा और प्लस r²। यहाँ तक आप मेरे ख्याल से आप पहुंच गए होंगे। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो I = a²t², ये तो कुछ यही नहीं समस्या है, और 1/1। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आइलर फॉर्मूला, इसको मैं लिख देता हूँ। आइलर फॉर्मूला मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आता है। आइलर फॉर्मूला e⁻I डेल्टा प्लस e⁻⁻I डेल्टा ओवर 2 = cos डेल्टा। ठीक है जी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2r cos डेल्टा प्लस r²। ठीक, अब आगे, अब हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि cos डेल्टा = 1 - 2 cos डेल्टा = 1 - 2 sin स्क्वायर डेल्टा/2। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, a²t² 1/1 - 2 r 1 - 2 sin स्क्वायर डेल्टा/2 प्लस r²।
तो मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1/1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r और माइनस माइनस प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये देखा कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो इसको और अगर मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 4r ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस, मैं इसको f लिख देता हूं, और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये हुआ इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन। अब यहां पर हम इस जो ये f है, f इज इक्वल टू 4r ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। देखिए, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में हम बात कर रहे थे, और एक है हमारे पास फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो फ्रिंजेस प्राप्त हो रही थी वो इतनी क्लियर और विजिबल नहीं थी। इसका पैटर्न, चूंकि ये जो है मल्टीपल इंटरफ्रेंस पर बेस है, इसीलिए इसका पैटर्न बिल्कुल क्लियर, और उसकी जो रिजोल्विंग पावर है, उसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फाइन है। इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस को देखने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ तक पहुंचे, इसमें इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब इसमें हम तरह तरह की चेंज कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू की 0 होने से ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या कर सकता हूं मैं, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 इज इक्वल टू का मतलब ये है कि साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 2n और पाई। ठीक है जी। साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 होने के लिए डेल्टा की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए, और n की वैल्यू, ये n की इंटीजर है, n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू को 0 रखता हूं, तो मेरे पास जो इंटेंसिटी का डेरिवेशन आता है वो ये आता है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सो ये जो स्पेसिफिक टर्म है, इसको मैं आई मैक्सिमम लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसी डेरिवेशन को लिखता हूं, आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं आई मैक्सिमम ओवर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो डेरिवेशन जो हुआ ये फॉर्मूला, मैं इसको लिख सकता हूं आई ओवर आई मैक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब देखो, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलने वाला है। सपोज करो ये इंटेंसिटी का कर्व हो, ठीक है जी। इंटेंसिटी पहले एक पॉइंट पर, क्योंकि 2n पाई, जहां पर 2n पाई होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, मीन सपोज करो ये पॉइंट है वो 2n पाई, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम, आई मैक्स। ये इंटेंसिटी का कर्व है डेल्टा के साथ।
तो जैसे जब डेल्टा की वैल्यू बढ़ाते हो इंटेंसिटी बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है एट 2n पाई। और चूंकि आई मिनिमम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आई मिनिमम इज इक्वल टू फॉर आई मिनिमम साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 शुड बी 1 और मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई होना चाहिए। तो जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर 2n प्लस 1 और पाई होगा। तो ये कर्व है। अब जहां ऐसा पॉइंट, ये आई मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कर्व में मतलब इस एक्सिस पर बढ़ते हुए ऐसा पॉइंट जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ होगी तो वो पॉइंट ये होगा। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, I इज इक्वल टू आई मैक्स बाई 2। अब जब आई मैक्स बाई 2 है तो आई ओवर आई मैक्स इज इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं यहां पर रखता हूं आई ओवर मैक्स इज इक्वल टू 1/2, तो आप इसको ऊपर नोट कीजिए। तो मैं रफ करके शुरू करता हूं। तो एक बार फिर मैं आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के लिए फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। आई मैक्स इज इक्वल टू, आई मैक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो अब इसमें अगर मैं आई मैक्सिमम निकालना चाहता हूं तो मेरे पास ये पार्ट 0 होना चाहिए। अगर मैं इस पार्ट को 0 कर देता हूं तो मैं कह देता हूं कि आई मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमा साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 शुड बी 0। और जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 होगा तो वो कब 0 होगा, जब डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा 2n पाई होना चाहिए और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी 5 हो सकती है। तो अगर मैं पुट कर देता हूं तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बचता है, बाकी सब पार्ट 0। तो ये हो गया, ये तो आई मैक्स। अब सपोज करो मैं निकालता हूं आई मिनिमम। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, जरा गौर से करिए। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप सब कर सकते हो। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी के मिनिमम होने के लिए कंडीशन ये है कि ये पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए। जब ये पार्ट मैक्सिमम होगा तो ये इस रेशियो को मैक्स कर देगा और मैक्स करने से ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। तो आई मिनिमम के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 शुड बी 1 और डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई होगी। ओके, तो अगर मैं पुट करता हूं वो वैल्यू 1 होगी तो ये क्या होगा, इंटू 1 ओवर 1 प्लस एफ। ओके, अब चूंकि एफ की वैल्यू हमने लिखी थी 1 ओवर 1 प्लस 4 आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू, और इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो क्या पहुंचते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आता है 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। जब सोल्व करके देखो, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इधर प्लस 4r, तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं पहुंच जाता हूँ कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो देखिए गौर से कि इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए तो आया ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम के लिए आया ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं निकालता हूं, सब रफ कर दीजिए। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो सकता है पार्ट, तो इज इक्वल टू बचा क्या 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये आई मैक्स ओवर आई मिनिमम का वैल्यू बचा। तो ये एक स्मार्ट सा डेरिवेशन है,
स्मार्ट सा फॉर्मूला है, इसकी सहायता से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। इसको आप एक बार नोट कीजिए, मैं अपने मार्कर में निकालता हूँ और मैं फिर थोड़ा सा और पार्ट बचा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ी सी बात इस कर्व के लिए और कर लेते हैं। अगर ये हाफ विड्थ ऑफ मैक्सिमा देखना चाहते हैं, हाफ विड्थ ऑफ मैक्सिमा, देखो ये इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी को बता रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो है ये डेल्टा की वैल्यू को बता रहे हैं। तो डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम जहां होगी, ये अभी हमने जो आई मैक्सिमम आई मिनिमम के लिए किया है, अगर डेल्टा की वैल्यू 2n पाई होती है तो वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसके बाद अगर 4n पाई 6n पाई 8n पाई हो तो इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती रहेगी और कर्व इस तरह का आपको मिलता रहेगा। जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां 2n + 1 पाई होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ इंटेंसिटी हो तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगी उसके बाद कर्व का क्या डिजाइन होगा, इसके बारे में बताते हैं हाफ विड्थ मैक्सिमा से। तो एट दैट पॉइंट, सपोज करो इस पॉइंट का नाम हो ए बी, तो एट पॉइंट ए बी आई इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 2, और आई हम ये जानते हैं आई इज इक्वल टू आई मैक्स ओवर 1 + 4r ओवर 1 - r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों की फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 इनकी कंपेयर करता हूं तो मुझे ये मिलता है कि मैं इसको इससे कैंसिल कर लेता हूं, उसको इससे, तो 1 + 4r ओवर 1 - r का होल स्क्वायर। देखिए इस सभी कुछ मैथमेटिकल है, कुछ भी हम ऐसा नहीं है जो सोच रहे हो या कुछ नया काम कर रहे हो। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 उधर गया तो माइनस, तो हम यहाँ पहुंचते हैं कि 4r ओवर 1 - r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 - r का होल स्क्वायर ओवर 4r, और साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 - r अपॉन 2 √r। देखो अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो r की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, r इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, तो साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो अब ये देखना ही है कि अगर मैं r के बाद r की वैल्यू बढ़ाता हूं, r इज इक्वल टू 1 के बाद r की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो r की वैल्यू बढ़ाने पर डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। मींस हम ये समझ सकते हैं कि इस हाइट से ऊपर जाने पर कर्व की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी और उसके बाद कर्व फिर घटता चला जाएगा। तो ये जो कर्व का पैटर्न है, मिनिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ये हम इस फॉर्मूले की सहायता से समझ सकते हैं। मींस अगर r टेंड्स टू 1 तो डेल्टा टेंड्स टू 0 होगा, तो हम इसे समझ सकते हैं। सो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और ये मेरे ख्याल से फेब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर से आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है या कोई थोड़ा बहुत थ्योरी का पूछ सकता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।